बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। इसका नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र्स। अब इस अगर टॉपिक नेम को हम देखें तो फर्टिलाइज़र्स हम खाद को कहते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिसको सॉइल में ऐड किया जाता है ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। तो उसके इस्तेमाल से इन्वायरमेंट को कौन से ख़तरात का सामना हो सकता है। हैज़र्ड्स मतलब ख़तरात, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र्स की हमने जैसे कि भी मैंने बताया कि ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको मिट्टी में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, रैपिड हो, तेज़ी से प्लांट ग्रो करे, उसकी यील्ड अच्छी हो, उसकी पैदावार अच्छी हो, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल जो है ये एक लिमिट में रह के किया जाता है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किए जाते। ज़्यादा ऐड करेंगे तो उसके डिफरेंट फिर हमें ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हम लिमिट से बाहर जाके करते हैं तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदेह होती है। इसी तरह से यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र्स हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा मिट्टी में ऐड कर दिए जाएँ तो उससे क्या होगा, सॉइल की न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। सॉइल की जो फर्स्ट लेयर है इसकी डिफरेंट कैपेसिटी है, ये पानी को होल्ड कर सकती है, ठीक है। इसी तरह से ये न्यूट्रिएंट को भी होल्ड करती है। ज़मीन की जो सबसे ऊपरली तह है उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं, शामिल होते हैं। प्लांट्स जब पानी को अब्जॉर्ब करता है थ्रू द रूट्स तो ये न्यूट्रिएंट्स भी साथ ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं फॉर डिफरेंट ग्रोथ पर्पस, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये हम पानी में ऐड करेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स टाइम लेते हैं ब्रेक डाउन के लिए, जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा टाइम जो है नहीं लेते, वो फ़ौरन से पानी में हल हो जाते हैं। पानी में हल होंगे, पानी के थ्रू वो प्लांट की बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बात की कि सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाती है विद द एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। सेकंड है यूट्रॉफिकेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, यूट्रॉफिकेशन। इसका क्या मतलब होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, इंक्रीज इन soil nutrients in layer of soil, ठीक है। यूं पे कह सकते हैं इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स इन लेयर ऑफ सॉइल। जो अब फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है और ये एक प्लांट जो है ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब प्लांट्स की जो रूट्स हैं ये पानी और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर दिए हैं फ्रॉम द सॉइल। ये जो फर्स्ट लेयर होती है सॉइल की, इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कैसे मौजूद हैं उसी को हमने ऊपर नाम दिया न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं अगर इस लेयर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया है ज़मीन का, ये एक एरिया निकाल लें हम, ये वाला सारे के सारा, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो उसको हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सॉइल की फर्स्ट लेयर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होना, इसको यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। अब जब ये यूट्रॉफिकेशन हो जाती है तो इसके भी फिर आगे बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक उसमें से मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जिस तरह से अगर हम देखें जो हमारे पास तालाब होता है उसके अंदर जो पानी है वो उसके अंदर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी मौजूद होते हैं, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के बाद वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, और अपनी जो है लाइफ एक्टिविटीज़ मुकम्मल करते रहते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है कि उसके ऊपर एक काई जम जाती है, एलजीसी जो है या फंजाई उसके ऊपर हमें नज़र आ रही होती है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसका राब्ता ख़त्म हो जाता है वाटर के साथ। लिहाजा पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल होती जाएगी। वो कौन करेंगे, हमारे पास जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जैसे बैक्टीरिया हैं वो इस्तेमाल करते जाएंगे, और जब वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो ऑक्सीजन की किल्लत हो जाएगी। फिर वहाँ पे डिफरेंट हमारे पास जो है वो एनारोब्स आ जाएंगे। एनारोब्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पे आके वो रहते हैं और उसके अंदर फिर वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं। अब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का क्या कंसेप्ट है कि अब देखें जो मोस्टली इस तरह की जो पानी हम एरिया देखते हैं जहाँ पे पानी वगैरह खड़ा होता है और ऊपर काई जमी होती है, इसके अंदर हमारा सीवरेज मटीरियल भी जा रहा होता है, ठीक है। अब सीवरेज मटीरियल क्या है, अगर हम घर में कपड़े वगैरह वॉश कर रहे हैं उसमें हम सर्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारे केमिकल कंपाउंड सीवरेज में जाते हैं और सीवरेज से आगे चले जाते हैं उस पानी के अंदर, ठीक है। अब वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिक है, और जो हम घर से सीवरेज के थ्रू मटीरियल भेज रहे हैं वो इनऑर्गेनिक है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो उस मटीरियल को इस्तेमाल करेंगे, जितने न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते जाएंगे उतनी उन बैक्टीरिया की जो है वो एक्टिविटी ज़्यादा होती जाएगी, तादाद ज़्यादा होगी, एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। लिहाजा जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, तो आपने पीछे पढ़ा चैप्टर में कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिज़ल्ट के अंदर लैक्टिक एसिड और अल्कोहल वगैरह और डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो वो जब डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होकर हवा में जाएंगी तो हवा जो है या जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो जाता है। तो यूट्रोफिकेशन का ये भी एक कंसेप्ट हमने देखा। इसके बाद एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही हम अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। जब फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं तो वो फर्टिलाइजर्स ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। ये किस तरह से हैं? अब देखें, फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन का मतलब है कि उसका इस्तेमाल। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो दो तरह के हम इस्तेमाल, या तो पहले उनको स्टोर कर लेते हैं या हम उनको ज़मीन के अंदर शामिल कर देते हैं। दोनों सूरतों के अंदर वो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जब हम स्टोर करते हैं तो वो जो स्टोर्ड हमारे पास होती है फर्टिलाइज़र्स, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स जो स्टोर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हवा के साथ कंटेक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसेस जो हैं ये क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं ये फिर हवा में जाते हैं और ये ग्रीन हाउस गैसेस का सबब बनते हैं। उसके बाद है इंक्रीज़ ऑफ सॉइल एसिडिटी। सॉइल एसिडिटी का क्या मतलब है? यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस अमोनिया। तो जब अमोनिया प्रोड्यूस होता है तो ये सॉइल के अंदर जैसे ही ऐड होता है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। और जब सॉइल की पीएच चेंज होगी, एसिडिक हो जाएगी, तो फिर वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। उसके बाद है पेस्ट प्रॉब्लम। पेस्ट प्रॉब्लम से क्या मुराद है कि जब हम फर्टिलाइज़र्स अप्लाई करते हैं तो उससे प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब प्लांट्स की ग्रोथ जब ज़्यादा अच्छी होती है तो उसके प्लांट्स क्या करता है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ की तादाद, डेफिनेटली सेल्स की तादाद बढ़ी होती है। जैसे जैसे प्लांट की हाइट में इजाफा होगा सेल्स की तादाद बढ़ेगी। तो जितने न्यूट्रिएंट्स, ये खासतौर पर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स जितने हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं प्लांट्स को, तो जब प्लांट्स उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो प्लांट्स फिर सॉफ्ट और सेकुलेंट टिश्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे टिश्यूज़ के जब वहाँ पे ये पेस्ट वगैरह, कीड़े वगैरह वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ नेक्टर या जूस वगैरह जो है, जो सैप होता है प्लांट का, उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और ऑब्जॉर्व करने के बाद उन कीड़े मकोड़ों की तादाद में इजाफा हो जाता है, क्योंकि उनको फूड मिल रही होती है, उनका रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो उतनी ही जो पेस्ट प्रॉब्लम है, पेस्ट की जो तादाद है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट छोटा सा टॉपिक था। इसके अंदर से ये वाला जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन, और ये लॉन्ग में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। ये नेक्स्ट टॉपिक है। खुराक जो इंसान खाता है उसके अज्जा कौन कौन से हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। उसमें फ़र्स्ट डिस्क्राइब किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिसको हम कार्ब्स भी कहते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर कार्ब्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर डिफ़ाइन देखें तो दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। जितने भी जानदार हैं, जितने भी जानवर हैं, उनको अगर एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से हासिल करेंगे? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और मेंशन कर देते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे अपनी कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हासिल करते हैं? फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। और प्लांट्स कैसे कार्बोहाइड्रेट करते हैं हासिल? वो सिंथेसाइज करते हैं। अब ये पीछे कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं। सिंथेसाइज का क्या मतलब है? खुराक खुद बनाना। प्लांट अपनी फूड खुद बनाते हैं। और फूड कौन सी थी? हम यहाँ पे लिख देते हैं C6H12O6, ग्लूकोज, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ये खुराक अपनी प्लांट्स बना रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, लिहाजा ग्लूकोज बेसिकली है, होता क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो प्लांट्स ने अपने कार्बोहाइड्रेट्स खुद बनाए, लेकिन एनिमल्स क्योंकि ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं कर सकते, एनिमल्स दूसरों से ही अपनी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोर्सेस लिखे हुए हैं। अगर हम ब्रेड खा रहे हैं तो हमें वहाँ से
कार्बोहाइड्रेट मैसर हो जाएगी। पास्ता आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा खाते हैं, पोटैटो है, उसके अंदर सीरियल है, तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम के अंदर हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर टूटेगा तो हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मैसर होगी। दूसरी जो कंपोनेंट है दैट इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के पहले कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं, वो देख लेते हैं। प्रोटीन इज़ यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी, एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि एनर्जी हासिल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर मैसर नहीं है तो फिर लिपिड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर मैसर नहीं है, ठीक है, वाफर मिकदार में, तो फिर तीसरे नंबर पे बारी आती है प्रोटीन्स की। इसका बेसिक रोल ये नहीं है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन इन केस कि अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स ना हो तो फिर प्रोटीन्स को इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोटीन्स को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? बेसिकली हमने बात की थी प्रोटीन्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। तो सबसे पहले प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है, अमाइनो एसिड्स में चेंज करवाया जाता है। अमाइनो एसिड को बाद में ग्लूकोज के अंदर चेंज करवाते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू करवाते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये भी आपका टॉपिक में शामिल नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि अमाइनो एसिड्स को बाद में ग्लूकोज में चेंज करवाते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा होता है। इस तरह से फिर प्रोटीन्स को एनर्जी हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मसल्स। हमारे मसल्स का बहुत ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं। मसल्स बेसिकली हमने इन शॉर्ट बात की हुई है कि मसल जितने भी होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन होता क्या है, मसल किससे मिलकर बने होते हैं? फाइबर से, जिसको मायोफिब्रल्स कहते हैं। ठीक है, मायोफिब्रल्स के अंदर इसकी बिल्डिंग यूनिट होती है जिसको सार्सोमेर कहते हैं। तो अब ये सार्सोमेर ये किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? प्रोटीन से। मायोफिब्रल भी जो है ये भी प्रोटीन है। तो मायोफिब्रल मिलकर मसल्स बना रहे होते हैं, तो लिहाजा मसल्स को भी हम क्या कहते हैं? ये भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद मेजर कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपने बेटा बहुत ज़्यादा पीछे पढ़ा हुआ है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने ये देखा था कि हमारे पास एक लिपिड बायलेयर होती है, ठीक है, 2 लेयर्स होंगी लिपिड्स की, और उन लेयर्स के अंदर सेंटर के अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, इस तरह से आपने देखा था लिपिड बायलेयर। इसके सेंटर के अंदर हमें नज़र आती हैं प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल्स भी मूव करता है। तो ये जो हैं ये दोनों क्या हैं? ये प्रोटीन्स हैं। तो मेम्ब्रेन्स बनाने के अंदर भी ये इस्तेमाल होती हैं प्रोटीन्स। प्ले रोल एज एंजाइम्स। एंजाइम्स आपने चैप्टर नंबर 6 पे पढ़ा। एंजाइम्स जितने भी हैं वो सारे के सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और अमाइनो एसिड से मिलते हैं तो वो बेसिकली प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। उसके बाद यूज फॉर ग्रोथ। देखें, डेफिनेटली आप जितनी प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। सोर्सेस मीट है, एग है, लेग्यूम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये डिफरेंट खुराक हैं जहाँ से हमें प्रोटीन्स मैसर होती हैं। उसके बाद लास्ट जो है, अच्छा, एनर्जी वैल्यू। प्रोटीन का 1 ग्राम हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 4 किलो कैलोरीज। सेम एनर्जी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अब उसके बाद आ जाते हैं लिपिड्स के ऊपर। तो लिपिड्स की डिफाइन किस तरह से है कि फैटी एसिड्स, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, जिसके अंदर फैटी एसिड जो है वो बॉन्डेड होते हैं टू द ग्लिसरॉल। ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इसलिए कहा है, इसके अंदर 2 केमिकल कंपाउंड है, एक फैटी एसिड है, एक ग्लिसरॉल है। दोनों आपस में जुड़े होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, जबकि प्रोटीन्स के अंदर सिर्फ एक ही केमिकल कंपाउंड हमें देखने को मिले, वो अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, अब इसको हम सादा लफ्ज़ों में हम इसको चर्बी भी कहते हैं। ठीक है, फैट होती है बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हुई होती है। अब इसके आगे टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का क्या मतलब है? ऑल ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। इसके अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखाऊँ आपको, ये एक कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो सारों के साथ कौन जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, जितने भी सिंगल हमें बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड देखने को मिलेगा बिटवीन द हाइड्रोजन एंड कार्बन। दूसरी बात इसकी ये है कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे,
ये जैसे आम रूम टेम्परेचर है, यहाँ पे हम ला के इसको रख देंगे तो ये अपीयरेंस में सॉलिड नज़र आएंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसके अंदर सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड नहीं होते, सम टाइम कहीं पे ये डबल बॉन्डेड हो जाते हैं। सम ऑफ कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। कार्बन एक लॉन्ग जो चेन होती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे डबल बॉन्डेड हो सकता है, डबल केमिकल बॉन्ड्स हो सकते हैं, और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। इसकी एग्जांपल कौन सी है? सनफ्लावर कंटेन्स, आम हम घर में ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। इसके अंदर 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और 25% सैचुरेटेड है। जबकि अगर इसका देखा जाए सैचुरेटेड में, तो सैचुरेटेड 70% है, अनसैचुरेटेड 30% है। तो मुवाजना कर लें, इसमें सैचुरेटेड 25 है, इसमें 70 है। तो जब भी सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे तो वो वाला जो मटेरियल है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा। इसमें ज़्यादा है तो ये सॉलिड है, जबकि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम है तो फिर ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि इसकी एनर्जी वैल्यू कितनी है। लिपिड्स का 1 ग्राम हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 9 किलो कैलोरीज, यानी कि इसने अच्छी खासी एनर्जी को स्टोर किया होता है। ठीक है, अब ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। यहाँ से एमसीक्यूज़ आपको पूछे जा सकते हैं। ये जो आपको एनर्जी वैल्यूज़ दी हुई हैं तीनों की, ये आपके पास एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद ये फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के, कि प्रोटीन्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।